नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए क्या कांग्रेस के पास अब एक ही चारा बचा है? कभी कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियों का कांग्रेस में मिले, यह चर्चा सियासी गलियारों में जमकर हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी हवा स्वाभाविक तौर पर बह रही है या फिर कांग्रेस की तरफ से बहाई जा रही है? अब देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के नेता है संजय राउत ये तक कहने लगे कि मोदी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस के झंडे तले आना ही होगा। संजय राउत तो यहां तक कह रहे हैं कि ममता आ चुकी हैं, तो क्या बाकियों की बारी है? बाकी में और कौन कौन है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस का डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2027 में यूपी में उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ाए तो टूट का अगला नंबर उसका आ जाए। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ब्रांड मोदी को काउंटर करते वाकई दिखते हैं? यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं। ये लोगों ने पैसे की ताकत पर टेररिज्म, चुनाव आयोग को हाईजैक करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव लाना, उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं मानते। कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। राजनीति के रण क्षेत्र में बार बार लगातार हर बार चूके उद्धव के संजय क्या देख रहे हैं? शिवसेना को रसातल में पहुंचाकर अब संजय का नया शाहकार क्या है? नए शाहकार में कांग्रेस में घुल जाने के सूत्र हैं, यानी विलय, यानी मर्जर। संजय कह रहे हैं कि आओ सब मिले सब घुलें। संजय गा रहे हैं, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। संजय की दृष्टि के अर्थ और इससे उपजते प्रश्न दोनों समझिए। संजय कहते हैं सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के झंडे तले आएं, सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को मजबूत करें। सवाल तो ये है कि अगर ममता को कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा तो क्या उद्धव भी झुकेंगे? उद्धव के संजय का भरोसा कहीं आकर टिका है तो बस इस चेहरे पर। राहुल गांधी और कांग्रेस ही संजय राउत की आखिरी उम्मीद है, और ऐसी उम्मीदों के बीच सोशल मीडिया पर तैर रहा है पीएम मोदी का एक भाषण। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है, और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। तो संजय का सूत्र है सुगंध और सुमन की तरह कांग्रेस के भीतर विपक्षी पार्टियों का घुल जाना। वो कांग्रेस जिसके ऊपर एक लोकतांत्रिक पार्टी से एक परिवार तक सिमट जाने के आरोप लगते रहे। वो कांग्रेस जिसके खिलाफ कभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई थीं और राजनीति की अपनी एक अलग लाइन उन्होंने खींची थी। अब उन्हीं पार्टियों से संजय कह रहे हैं, आओ मिलकर कांग्रेस का साथ दें। वो कांग्रेस जो आजादी के बाद से अब तक 62 बार टूट चुकी है। फुटकर में समय समय पर कई दिग्गज नेता कांग्रेस से निकले सो अलग। बीते 12 सालों में उठती और चढ़ती एक लहर ने सिर्फ एक परिवार तक सिमट गई कांग्रेस को ही नहीं समेट दिया,
बल्कि उन पार्टियों को भी अप्रासंगिक बना दिया जो पारिवारिक सत्ता के फॉर्मूले से कई प्रदेशों और देश की राजनीति की कभी सिरमौर हुआ करती थी। कांग्रेस से अलग होकर या कांग्रेस के विरोध में राजनीति करने वाली ज्यादातर पार्टियां परिवारवाद के आरोपों के घेरे में रही हैं। अगर देखें तो इन पार्टियों की राजनीतिक धारा का सारा निवेश दरअसल पारिवारिक सत्ता चलाने के लिए ही हुआ। अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। तो क्या मोदी लहर का इकलौता तोड़ कोई एक गठजोड़ नहीं बल्कि कांग्रेस में तमाम रीजनल पार्टियों का घुल जाना है? क्या टीएमसी से लेकर एनसीपी शरद पवार तक और शिवसेना उद्धव से लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी तक के सामने बस एक ही विकल्प बचा है, कांग्रेस के शरणागत हो जाना? बीजेपी कहती है कि विपक्ष गंभीर दृष्टिदोष में है। वो अब भी नहीं देख पा रहा कि जनता कहना क्या चाहती है। बार बार की हार का ठीकरा सिस्टम और चुनाव आयोग पर फोड़ने से ज्यादा अहम है आत्ममंथन। जनता का वो भरोसा जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और खुद कांग्रेस अभी तक बना पाने में नाकाम दिखते हैं। फिलहाल कांग्रेस मोदी लहर से मुकाबले के लिए दूसरों के भरोसे दिख रही है। सूत्र मोदी का है, लेकिन बस अंतर यह है कि मोदी का सूत्र देश के लिए है और कांग्रेस का सूत्र सत्ता की जुगत। रीजनल पार्टियों के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला सीधा है, सबका साथ सबका विकास, पहले आए फिर पाए वाली तर्ज पर। रीजनल पार्टियों का कांग्रेस में विलय या उसके झंडे तले आना, उसके नेतृत्व को स्वीकार करना, राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता मानना। और एक बात और कही जा रही है कि गणित ये भी तय हो सकता है कि राज्यों में रीजनल पार्टी और केंद्र में कांग्रेस। कुछ इसी गणित के साथ अब आगे बढ़ा जाए। The problem with Rahul Gandhi is that he himself is fighting with all the state regional parties and getting a lesser number of seats in assembly segment and parliament. So they should know that we should support regional parties in the state governments, and then only all these regional parties will support them for the Congress to capture power in the center. ममता की हार तक सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता माना जाएगा। अब ममता की हार के बाद वो सवाल भी खत्म हो चुका है। ये अलग बात है कि गठबंधन में शामिल कई रीजनल पार्टियों का उनके राज्यों में जनाधार कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन कांग्रेस अपनी बात कह रही है। एनसीपी का ऑलरेडी पहले ही प्रस्ताव था विलीन करना का, तो ऑलरेडी अभी सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। बंगाल में ममता की हार ने क्या कांग्रेस और उसके नेता को अभयदान दे दिया? राहुल गांधी को मोदी का शानदार विकल्प बताते कांग्रेसियों को ममता की हार में उम्मीद की किरण दिख गई। लगता तो ऐसा ही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति की दूरदृष्टि रखे उद्धव के संजय ने भी कांग्रेस के लिए ही अब तक फील्डिंग सजाई। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली दरबार तक संजय खेल किसका खेल रहे थे? सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे
अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। सच्चाई ये है कि देश के कई प्रमुख राज्यों में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है। कई राज्यों में कभी प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहने वाली कांग्रेस आज दूसरे तीसरे नंबर पर लुढ़क चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री पद पर नहीं रही। अब सवाल ये है कि वो पार्टियां जो कांग्रेस से अलग होकर अस्तित्व में आई, क्या फिर एक एक कर कांग्रेस में चली जाएंगी? इस रिकॉर्ड को देखते हुए फिलहाल तो कांग्रेस इन पार्टियों की तरफ देख रही है। जैसे 1998 में टीएमसी बनी और पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। 1999 में कांग्रेस से निकलकर पीडीपी बनी, जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। 1999 में ही एनसीपी बनी जो महाराष्ट्र में एक्टिव है। 2011 में वाईआरसीपी बनी जो आंध्र प्रदेश में एक्टिव है। तो वहीं 1964 में केरल कांग्रेस केरल में, 1968 में एमपीपी मणिपुर में, 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस, 2002 में वीजेसी महाराष्ट्र में एक्टिव है। 2003 में बनी एनपीएफ नागालैंड में एक्टिव है। 2011 में एआईएनआरसी पुडुचेरी में है। 2016 में जेसीसी छत्तीसगढ़ में है। तो वहीं 2022 में बनी डीपीएपी जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। लेकिन क्या ये पार्टियां वास्तव में फिर से एक बार कांग्रेस का रुख करेंगी और उनका विलय इसमें होगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। विपक्ष में है सभी लोग, विपक्ष में मुलाकातें होती रहती हैं। विलय करना है नहीं करना है इसका अधिकार उन्हीं लोगों का, ये निर्णय वही लोग ले सकते हैं। जननायक राहुल गांधी एक ही फेस है जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राहुल जी कब से बोल रहा है देश को खत्म करने के लिए इकोनॉमी क्या है? अरे मोदी सारा देश को मार दिया। कांग्रेस और मोदी के बीच एक बड़ा फर्क यही है कि 12 वर्षों में जनता के जिस भरोसे को मोदी ने अपने काम से जीता है, कांग्रेस उसे मुंह जुबानी हासिल करना चाहती है। 12 साल पहले जिस मोदी मॉडल ने देश को अपना मुरीद बनाया, अफसोस कि वैसा कोई मॉडल कांग्रेस और उसके नेता के हाथ में नहीं है। इसलिए बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पहले आंगन टेढ़ा कहकर अपने नेता को बचाती है और फिर अकेले न हो पाएगा कहकर गुहार लगाती है। फिलहाल तो लगता है कि 2029 वाला भय कांग्रेस के सामने भी बड़ा है कि अगर वहां हारे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, कहीं फिर से कोई टूट न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। असदुद्दीन ओवैसी 14 जून को बहराइच से मिशन यूपी का आगाज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही एमआईएम ने यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी तपिश को और भी बढ़ा दिया। अखिलेश यादव के सामने चौतरफा चुनौती है। एक तरफ बीजेपी का फोकस एकजुट हिंदू वोट है, दूसरी तरफ मायावती दलित ओबीसी भाईचारा कमेटी के जरिए चुनावी रणनीति मजबूत करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश क्या करेंगे? क्या यूपी में योगी के खिलाफ कोई नया मोर्चा बनेगा? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। एक मजहबी तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण किया जा सके, इसकी चेष्टा करने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। एआईएमएम सिर्फ एक काम कर रही है, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के भड़काने का। बहराइच में हिंदू मुस्लिम की नफरतें और बढ़ेंगी, लकीरें खींचेंगी और हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक विवाद खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। हम अपने साथ 5000 नागा साधुओं को लेकर आएंगे और उनको जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है, उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 27 के समर के लिए सभी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने यहां सियासी पारे को और भी बढ़ा दिया। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी मिशन मोड में आ चुके हैं। अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बहराइच से करने का फैसला भी कर लिया है। खास बात यह कि ओवैसी
जिस सालार मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाकर इस अभियान की शुरुआत करने वाले थे, अब दरगाह जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। ओवैसी अब शंकरपुर चौराहे से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आने वाली 14 जून रविवार को समय 5 बजे हमारी एक जनसभा है, जो कि शंकरपुर चौराहे मटेरा विधानसभा में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और मैं संभवतः मटेरा से हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो सकता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद करेंगे। मुझे लगता है कि जगह भी कम पड़ जाएगी। क्यों साहब? लोगों का कहना है कि ये जगह भी कम पड़ जाएगी। आप लोग आइए, और रोड के उस तरफ हम लोग पार्किंग का इंतजाम कर रहे हैं। गाड़ियों को इसमें नहीं लाना है। यहाँ पर कुर्सियां लगेंगी, बाकी जो भी कुर्सी हम लोग लगा सकते हैं, बाकी एरिया खाली रहेगा। शाम का वक्त रहेगा, माहौल एकदम ठंडा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ठंडे के बाद भी इंशाअल्लाह मटेरा की विधानसभा में गर्मी रहेगी, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। पहले खबर थी कि ओवैसी सालार मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाकर अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। यूपी में राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सालार मसूद गाजी के नाम पर ओवैसी जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। कि सालार गाजी मसूद वाह आक्रांता था। देश की संस्कृति पर उसने किस प्रकार का कुठाराघात किया, कैसी कत्लेआम मचाया, ये बात इतिहास में कहीं छुपी नहीं है। उसके बावजूद जानबूझ करके भावनाओं को भड़काने के लिए कैसे मुस्लिम वोटों का एक मजहबी तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण किया जा सके, इसकी चेष्टा करने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। वो इसी काम के लिए कुख्यात भी हैं, लेकिन उनके प्रयासों से उनको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। बीजेपी ने सालार मसूद गाजी को लेकर सवाल उठाए तो ओवैसी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव को ही काल्पनिक बता दिया। आपने कहा कि महाराजा सुहेल देव काल्पनिक है। मेरा मानना आपका मानना है। अगर वो काल्पनिक है तो गाजी भैया की जंग किससे हुई थी? अब ये तो वो बताएंगे जो महाराजा सुहेल देव जी की बातें करते हैं। बिहार में भगवा लहर के बावजूद ओवैसी की पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया था। हालांकि बंगाल में ओवैसी का जादू बिल्कुल नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी बिहार की तर्ज पर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। खबर है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पार्टी ने गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा है। खबरों के मुताबिक AIMIM का कहना है कि चुनाव से पहले अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो सीटें उसी हिसाब से तय की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मटेरा ही नहीं बल्कि हम बहराइच की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2027 विधानसभा का आगाज हम बहराइच से करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ओवैसी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या ओवैसी BSP और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा टेंशन अखिलेश यादव की पार्टी की बढ़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने चुनौती चौतरफा है। एक तरफ बीजेपी का एकजुट हिंदू वोट वाला एजेंडा, जो अखिलेश के PDA फॉर्मूले की सबसे बड़ी काट है। दूसरी तरफ मायावती उत्तर प्रदेश में दलित OBC भाईचारा कमेटी से चुनावी रणनीति मजबूत करने में जुटी है। 22 जून को BSP की फैजाबाद में एक बड़ी रैली है। तीसरी तरफ कांग्रेस भी सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। तैयारी तो आपको संगठन जब 403 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हर पार्टी को अपनी हर सीट को एक सीट को मजबूती प्रदान करना। 111 तो समाजवादी पार्टी जीती हुई है तो नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी का कार्य करना है, अपने उम्मीदवारों के लिए कार्य करना है। कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना है। नहीं, अभी टाइम है। लेकिन ऐसे में अखिलेश के MY समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी की सेंधमारी अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी। यूपी में तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 143 सीटों पर ये अपना प्रभाव रखते हैं।
70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। ओवैसी साहब वहां जरूर पहुंच जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हारने की व्यवस्था होती है, और परोक्ष अपरोक्ष रूप से जब वो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने में सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको बता दूं कि अगर आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आके सामने से आके लड़िए। ये पीछे से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो काम है ये उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम ओवैसी को कितना पसंद करेंगे। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी को तवज्जो दी ही नहीं थी और ओवैसी की पार्टी यूपी में मात्र वोट कटवा बनकर रह गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा। AIMIM को 0.49% वोट मिले और सीट की बात करें तो खाता भी नहीं खुला। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़े। AIMIM को 0.24% वोट मिले, लेकिन यहां भी सीटें शून्य ही रहीं। 2014, 19 और 24 के लोकसभा इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। यूपी के मुस्लिम धर्मगुरु भी ओवैसी की एंट्री को हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने जिस तरीके से आके और मुस्लिम वोट्स को बांटा है वो बड़े अफसोस की बात है। ओवैसी साहब किसी न किसी पार्टी से बाकायदा अपने को मर्ज करें अगर वो चाहते हैं कि हम मिल्लत के लिए कुछ काम करें, मगर वो तो मिल्लत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आते हैं और मुस्लिम इलाके में, जहाँ मुस्लिम इलाके में अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उनको लड़ाते हैं, उनके 2-4 आदमी जीत भी जाते हैं, मगर उससे नुकसान होता है। AIMM सिर्फ एक काम कर रही है मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के भड़काने का, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है और मुसलमान उसके रोल को समझ भी चुका है। इसलिए देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ना है उनका हशर क्या हो रहा है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब फिरका वाराना राजनीति करते हैं और जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ मुसलमानों को ही नुकसान होता है और मुस्लिम क़यादत को बढ़ाने के बजाय मुस्लिम क़यादत ख़त्म होती है। बहराइच का माहौल बिल्कुल पुरअमन है, शांति है और इनके पहुंचते ही पूरे ज़िला बहराइच में हिंदू मुस्लिम की नफ़रतें और बढ़ेंगी, लकीरें खींचेंगी और हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक विवाद खड़ा होगा और दीवारें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि ओवैसी सालार गाजी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एंट्री कर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही विरोध तेज हो गया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने ओवैसी को अल्टीमेटम दिया है कि वो 5000 नागा साधुओं को लेकर बहराइच कूच करेंगे। विरोध को देखते हुए ओवैसी ने दरगाह जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। हम अपने साथ 5000 नागा साधुओं को लेकर आएंगे और उनको जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। इसीलिए हम कड़े चेतावनी के साथ कह रहे हैं, आप सुधर जाओ, क्योंकि वो जो भूमि है वो राजा सुहलदेव की धरती है, ना कि कोई गाजी का। इसीलिए आपसे अल्टीमेटम है, आप अगर आ रहे हो तो भूल कर रहे हो, अगर आओगे तो हम लोग जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। 27 के चुनाव से पहले ओवैसी की राजनीति के बीच बीजेपी सारे समीकरण साधने के साथ साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। योगी सरकार साल 2026 में ही करीब 1.5 लाख नई भर्तियों की तैयारी में है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बंगाल का चुनाव जो लूटा इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई
तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। दूसरी तरफ वोट बैंक की जंग जबरदस्त है। इसी बीच सवाल ये कि क्या AIMIM सिर्फ वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएगी या अब की बार ओवैसी बड़ा खेला कर देंगे? अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो क्या समाजवादी पार्टी का बेस खिसकेगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि 2027 में मुसलमान धर्म देखकर वोट करेंगे या फिर विकास देखकर? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब इस समय की एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि अमित शाह से मुलाकात की है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने। अमित शाह से मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री से। दिल्ली में ये मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। CM बनने के बाद DK शिवकुमार की पहली मुलाकात। हाल ही में सत्ता परिवर्तन और DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब जब मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली आए हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब अमित शाह से मुलाकात की DK शिवकुमार ने और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया, चर्चा की। और अब एक और बड़ी खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां पर पाकिस्तानी ISI से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। नाम इसका नईम बताया जा रहा है। MP और UP ATS के ज्वाइंट एक्शन में यह गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर से संदिग्ध नईम को गिरफ्तार किया गया है। नईम के पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट से संबंध थे। काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी इससे बरामद हुई है और यह तस्वीर उसी नईम की है जिसे गिरफ्तार किया है। 2 राज्यों की ATS ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन सहारनपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। ISI के संदिग्ध एजेंट नईम। पाकिस्तान भले खुद के एटमी ताकत होने का दावा करता है, दुनिया भर में घूम घूमकर मुनीर शेखी बगाड़ता है, आए दिन भारत को एटम बम की धमकी देता है, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के एटमी ताकत की रिपोर्ट सामने आई उसे दिन में तारे नजर आने लगे। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सामने आया जवाब देने के लिए, लेकिन जुबान लड़खड़ाती दिखी। सवाल है कि एटमी रिपोर्ट में क्या है ऐसा कि पाकिस्तान सिर पीट रहा? ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत के बढ़ते न्यूक्लियर पावर से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसने दुनिया के सामने रोना धोना शुरू कर दिया है। जो कल तक पाव और आधा किलो के एटम बम की धमकी दिया करते थे, उनके होश उड़े हुए हैं। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आई सिप्री की रिपोर्ट पर पहली बार शहबाज सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान की जुबान से शांति की बात बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठती, लेकिन जब सामने मौत हो तो अच्छे अच्छों की बोली बदल जाती है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। मुनीर गैंग की सारी हेकड़ी निकल गई है। आतंक को दाना पानी देने वाले मुल्क पाकिस्तान को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया है कि हिंदुस्तान ने 12 न्यूक्लियर वेपन को रेडी टू फायर मोड में क्यों तैनात किया है। भले ही शहबाज सरकार की तरफ से कहा जा रहा हो कि वो सिप्रे की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत से वो इनकार भी नहीं कर सकते और इसका नतीजा दुनिया के सामने है। बात तो सही है कि जिस मुल्क में खाने को सही से आटे दाल का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, भला वो न्यूक्लियर पावर में भारत के मुकाबले की सोच भी कैसे सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि सत्ता में बैठे शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर ने मुल्क को अपनी जागीरदारी समझ रखी है और आलम यह है कि अपनी जेबें भरने के लिए आवाम की जान तक को दांव पर लगाने से पीछे नहीं है। दुनिया भर में टेरर एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान बाज कहाँ आने वाला है। ऐसी हालत में फिर से वही गीदड़ भभकी दे रहा है जो उसकी पुरानी आदत भी है। लेकिन अब मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अल्टीमेटम दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। यकीन न हो तो खुद पाकिस्तानी आवाम की जुबानी ही सुन लीजिए जो मुल्क के असल हालात बता रहे हैं। आवाम जी भरकर अपने हुक्मरान को कोस रही है। जिस एटम बम पर मुनीर को बहुत घमंड आ रहा है, उसे आईना दिखा रही है, तो वहीं कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में सिप्री रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।